माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशंस। लेकिन इसके पहले के लेक्चर्स जो है लेक्चर नंबर 7 तक सभी लेक्चर्स ठीक से देखो, ठीक से अंडरस्टैंड करो, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन वैसे बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो बच्चों, आज का टॉपिक स्टडी करने से पहले हम टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 140 पे क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चन क्या है, डू यू नो व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इफ अ सिंपल पेंडुलम इज पुल्ड असाइड एंड रिलीज्ड। क्या होगा अगर सिंपल पेंडुलम को आपने इसे पुल किया और छोड़ दिया, क्या होगा? देखो स्टडी करते हैं क्या होगा। तो ये है सिंपल पेंडुलम का डायग्राम, मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ये सिंपल पेंडुलम है, इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो इस सिंपल पेंडुलम को हमने इस डायरेक्शन में पुल किया यहाँ पे एंड देन छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये वापस मीन पोजीशन पे आएगा। इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ऑसिलेशंस में ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक आएगा, यहाँ से वापस इधर आएगा। मतलब कंटिन्यूअसली इसके वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए। बस हमें एक बार इसको वाइब्रेट करने की जरूरत है, एक बार इसको फोर्स लगाने की जरूरत है, उसके बाद वो अपने आप ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा। और इस टाइप के जो वाइब्रेशंस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फ्री वाइब्रेशंस। क्या बोलते हैं? फ्री वाइब्रेशंस। बस एक बार उनको फोर्स लगा दो, फिर फोर्स लगाने के बाद वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी से, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फ्री वाइब्रेशंस परफॉर्म करेगा। दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस, दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस इज कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशंस। तो इसका आंसर क्या आएगा? व्हेन अ सिंपल पेंडुलम इज पुल्ड असाइड एंड रिलीज्ड, इट परफॉर्म्स फ्री वाइब्रेशंस विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लक्ड। गिटार स्ट्रिंग को प्लक्ड किया तो उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो यहाँ पे हो रहा था सिंपल पेंडुलम में। ये गिटार स्ट्रिंग है, ये गिटार स्ट्रिंग को आपने एक बार प्लग किया, मतलब यहाँ से ऐसे वाइब्रेट करके छोड़ दिया। उसके बाद क्या होगी, वो अपने आप वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी, अपने आप फ्री वाइब्रेशन परफॉर्म करेगी विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा। व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज प्लग्ड एट सम पॉइंट, इट परफॉर्म्स फ्री वाइब्रेशंस विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसी को हम लोग फ्री वाइब्रेशंस कहते हैं। एक बार ऑसिलेट करके छोड़ दो, उसके बाद अपने आप वो बॉडी ऑसिलेट होती रहेगी। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं है, अपोजिशन नहीं है, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक वाइब्रेट होती रहेगी, क्योंकि उसको उसकी एनर्जी लॉस करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। तो इनफाइनाइट टाइम तक वाइब्रेट होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस अवेलेबल है, उसकी वजह से वो कुछ देर वाइब्रेट होती है, फिर अपने आप रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, हैव यू नोटिस्ड वाइब्रेशंस इन अ ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन के वाइब्रेशंस आपने नोटिस किए हैं? सोचो जरा। और इन अ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन एंड ड्रिल मशीन के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपने नोटिस किए हैं। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम वाइब्रेशंस इन द अबव 2 केसेस। जो इसके पहले के 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे, सिंपल पेंडुलम एंड गिटार का, तो वो 2 केसेस से डिफरेंट कैसे होते हैं ड्रिल मशीन के वाइब्रेशंस एंड वॉशिंग मशीन के वाइब्रेशंस। तो देखो ड्रिल मशीन में क्या होता है, जब हम ड्रिल मशीन ऑन करते हैं तब तक वो वाइब्रेट होता रहता है। एक बार हमने ड्रिल मशीन बंद किया तो वाइब्रेशन बंद होते हैं। मतलब इसके लिए हमें बार बार फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, उसकी वजह से वो वाइब्रेट होते हैं। वही वॉशिंग मशीन में होता है। यहाँ पे जब तक वॉशिंग मशीन ऑन रहेगा तब तक वाइब्रेशन स्टार्ट होंगे। एक बार वॉशिंग मशीन बंद हुआ तो वाइब्रेशन बंद हो गए। इसका मतलब इसके जो वाइब्रेशंस है वो एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड है। फोर्स जब तक है तब तक वाइब्रेशंस होंगे,
एक बार फोर्स बंद हो गया तो वाइब्रेशन बंद। ठीक है, यही तो डिफरेंट है अबव टू केसेस से। क्या कि अबव टू केसेस के वाइब्रेशंस फ्री वाइब्रेशंस थे और इनके वाइब्रेशंस फोर्स वाइब्रेशन है। जब फोर्स होगा तो वाइब्रेट होंगे, फोर्स नहीं होगा तो वाइब्रेट नहीं होंगे। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? द वाइब्रेशन इन अ ड्रिल मशीन एंड इन वॉशिंग मशीन आर फोर्स वाइब्रेशंस, द अबव टू केसेस वेर फ्री वाइब्रेशंस। ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क of certain frequency is held in contact with टेबल टॉप। ट्यूनिंग फॉर्क आपको पता है, मैंने इसके लास्ट एग्जांपल में आपको नहीं लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्यूनिंग फॉर्क का एक डायग्राम निकाल के बताया था। तो ट्यूनिंग फॉर्क एक वाइब्रेट करने की एक इंस्ट्रूमेंट होती है, मतलब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने का एक इंस्ट्रूमेंट होती है। एक बार आप उसको प्लग करो, मतलब हैमर करो, उसके बाद वो अपने आप वाइब्रेट होने लगता है। तो ऐसा वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क हमने एक टेबल टॉप पे हेल्ड किया। ठीक है, कांटेक्ट में लाया टेबल टॉप के, एंड वाइब्रेशंस आर नोटिस्ड। उसके बाद हमने दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। ये ट्यूनिंग फॉर्क जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। आपको फिजिक्स लैब में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप फिजिक्स लैब में गए तो पूछो ट्यूनिंग फॉर्क कहाँ पे है, तो वहां पे आपको मिलेंगे। उसके बाद देखो क्या है, एंड वाइब्रेशंस आर नोटिस्ड एंड देन अनदर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज हेल्ड ऑन टेबल टॉप। आर द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन द टेबल टॉप द सेम फॉर बोथ द ट्यूनिंग फॉर्क्स एंड व्हाई? देखो, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो ऑब्वियसली इनके वाइब्रेशंस भी अलग अलग रहेंगे। देखो, ये ट्यूनिंग फॉर्क हम लोग कंसिडर करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ हम लोग कंसिडर करते हैं। ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ओके। इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग कंसिडर करते हैं, सपोज मान लो 380 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 250 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इससे प्रोड्यूस होने वाली वेव कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इससे प्रोड्यूस होने वाली वेव कुछ ऐसी रहेगी। मतलब देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पासिंग इन 1 सेकेंड ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पासिंग इन 1 सेकेंड कम है। तो इससे प्रोड्यूस्ड होने वाली वेव्स की वजह से टेबल वाइब्रेट होगा। ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये ट्यूनिंग फॉर्क हमने यहाँ इसके कांटेक्ट में लाया, तो इससे प्रोड्यूस होने वाली वेव जो है वो इस प्रकार की रहेगी और इससे प्रोड्यूस होने वाली वेव इस प्रकार की रहेगी। जब तक ये इसके कांटेक्ट में रहेगा टेबल वाइब्रेट होते रहेगा। एक बार टेबल के कांटेक्ट से इसको हटा दो, वाइब्रेशन बंद होंगे, क्योंकि ये फोर्स वाइब्रेशन है। इसका मतलब ये दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इससे प्रोड्यूस होने वाली वेव्स अलग अलग है, तो इससे प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशंस भी अलग अलग होंगे। तो ये सेम होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? नो। The vibration produced in the tabletop due to tuning forks of different frequencies are different as they are forced vibration due to two different tuning forks of different frequencies। ये इसका आंसर रहेगा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। देखो, ये टॉपिक एक्चुअल में बहुत सिंपल है। ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 140 पे पूछे गए क्वेश्चन है डू यू नो में। ये डू यू नो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इससे ही आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है। और जो अपनी रेगुलर लाइफ के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो लोग पूछते हैं। ठीक है, तो अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं, अपना फोर्स वाइब्रेशन एंड फ्री वाइब्रेशन एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है। देखो, अभी हमने एग्जाम्पल देखा पेंडुलम का। पहले मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, उसके बाद में इसके डेफिनेशन बताऊंगी। तो पेंडुलम का हमने एग्जाम्पल देखा। पेंडुलम को हमने यहाँ से डिस्टर्ब किया इस डायरेक्शन में, राइट, यहाँ तक लाया। तो ये जो हमने बाहर से फोर्स अप्लाई किया ये एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, राइट। ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में आई, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको रिलीज करेंगे बॉडी कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कैसे आएगी? उसके खुद के फोर्स की वजह से। मतलब इस बॉडी के पास दो फोर्सेस है,
एक है एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा है इंटरनल फोर्स। तो ये बॉडी जब हम यहाँ से हिलाते हैं और उसके बाद वो वापस आती है तो वो खुद के फोर्स से आती है। तो उसके खुद के फोर्स की वजह से जो वेव यहाँ पे जनरेट होती है, जो वाइब्रेशन यहाँ पे जनरेट होता है, वो क्यों होता है? ड्यू टू इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। तो उसकी खुद की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी कब प्रोड्यूस होगी? जब हम बॉडी को एक बार हिट करेंगे, एक बार प्लग करेंगे या फिर समहाउ डिस्टर्ब करेंगे, उसके बाद बॉडी उसकी ओन फ्रीक्वेंसी की वजह से वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगी। उसी को हम लोग बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी देखो। तो इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो। द फ्रीक्वेंसी एट विच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू वाइब्रेट व्हेन हीट, प्लग्ड और somehow disturbed is known as its natural frequency। मतलब एक बार ऑब्जेक्ट को हिट करो या प्लग करो या फिर डिस्टर्ब करो, तो उसके बाद वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी से। बाद में उसको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट होगा। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग उसकी ओन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये इसकी डेफिनेशन है। तो ऐसे वाइब्रेशन के लिए ऑब्जेक्ट को किसी बाहर के फोर्स के इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद की फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट होना पसंद करता है। ठीक है। तो बच्चों, फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स वाइब्रेशंस क्या होता है ये हमने देखा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला दोनों में डिफरेंस देखो क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स वाइब्रेशन। पहला पॉइंट क्या आएगा, फ्री वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड। जैसे कि हमने पेंडुलम में देखा, उसको उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने डिस्टर्ब किया और रिलीज किया तो वो अपने आप वाइब्रेट होने लगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। वैसे ही स्विंग का होता है। स्विंग को एक बार आप हिट करो, एक बार उसको फोर्स लगा दो, उसके बाद वो अपने आप ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा, तो वो फ्री वाइब्रेशन होंगे। उसके बाद फोर्स वाइब्रेशन, मतलब फोर्स वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। मतलब बार बार हमें बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि वॉशिंग मशीन, ड्रिल मशीन का फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम बोलेंगे फोर्स वाइब्रेशन। ये पहला डिफरेंस रहेगा। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस देखो क्या है। टू स्टार्ट फ्री वाइब्रेशंस द फोर्स इज रिक्वायर्ड इनिशियली ओनली। फ्री वाइब्रेशन स्टार्ट करने के लिए बस इनिशियली हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फोर्स वाइब्रेशन में continuous external periodic force is required. If external periodic force is stopped, then force vibration also stop. Okay, ये second difference आएगा। Third difference आएगा, the frequency of free vibrations depends on natural frequency obviously. फ्री वाइब्रेशंस के जो फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, लेकिन फोर्स वाइब्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी पे। मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। राइट, रीड करने से भी आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है। एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एटसेट्रा ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि अगर कोई बाहर का फोर्स नहीं है तो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, इनफाइनाइट टाइम तक रहेगी। अगर बाहर का फोर्स, बाहर का रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है तो, लेकिन अगर वो प्रेजेंट है तो एनर्जी कम होती जाएगी, लूज होती जाएगी और फिर उसकी रेस्ट पोजीशन। ऐसे तो नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे होता ही है, लेकिन अगर इनकेस वो अब्सेंट है, फ्रिक्शन फोर्स, रेजिस्टेंस अगर अब्सेंट है तो बॉडी की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। फोर्स वाइब्रेशन में देखो, एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड कांस्टेंट बाय द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। इसको तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ही कांस्टेंट करेगा। वो अगर हमने बंद किया तो एनर्जी मिलना बंद होगा और एनर्जी स्टॉप होगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस विथ टाइम। मतलब जैसे कि हमने स्विंग को एक बार फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो उसका एम्पलीट्यूड इनिशियली सबसे लार्ज रहेगा और फिर बाद में धीरे 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 कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। टाइम के साथ साथ वो कम होगा और वापस कहाँ आएगा? रेस्ट पोजीशन पे आएगा, जीरो पे आएगा।
लेकिन फोर्स वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड इज स्मॉल बट रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता रहेगा उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल ही है लेकिन कांस्टेंट रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट देखो क्या है, वाइब्रेशन स्टॉप सूनर और लेटर डिपेंडिंग ऑन द डैम्पिंग फोर्स। मतलब इसके जो वाइब्रेशन है वो स्टॉप होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स कौन सा है, जो एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होता है। डैम्पिंग फोर्स ऑलरेडी हमने ऑसिलेशन में स्टडी किया है, राइट ना। उस जिसका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हुआ था जैसे हमने देखा है उसकी वेव को। तो इसका वाइब्रेशन कब स्टॉप होगा वो डिपेंड करेगा डैम्पिंग फोर्स के ऊपर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं हम उसको। और इसके वाइब्रेशन कब स्टॉप हो गए, अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक हमने स्टॉप कर दिया, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अगर स्टॉप किया तो इसके वाइब्रेशन स्टॉप होंगे। फिर फोर्स वाइब्रेशन के वाइब्रेशन स्टॉप एज सुन एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज स्टॉप्ड। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, वो भी आपको होप सो समझ में आएगा। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस थ्योरेटिकल टॉपिक था ये और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको दोनों में डिफरेंस क्या है ये पूछा जा सकता है या फिर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन भी आपके बुक में दिया है, वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो टॉपिक बहुत ही सिंपल है बच्चों, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद होगा, और थ्योरेटिकल है तो लिखते भी आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे का टॉपिक जो है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस उस टॉपिक से आ रहे हैं, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे हम रुकते हैं आज, इतना पढ़ो। आज का वीडियो बहुत ही छोटा है क्योंकि टॉपिक भी छोटा था, तो आज मैं यहीं पे रुकती हूँ। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।